नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जैसे जैसे 5 फरवरी करीब आती जा रही है, ठाकरे, उनके परिवार और उनकी पार्टी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज 3 तारीख है और एक दिन के बाद 5 तारीख होने वाला है, मतलब बुधवार को। और बुधवार को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई है। माननीय जज आलोक आराधे जी ने जो वक्त दिया है, वो जो समय दिया है, जो तारीख मुकर्रर किया है, वो 5 फरवरी का है। इसके पहले 22 जनवरी को सुनवाई हुई थी। इस बीच में ठाकरे परिवार और उनके जितने चेले चपाटे हैं, वो इस काम में लग गए हैं कि कोई भी जुगत कर लो, कुछ भी करो, फडणवीस सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए जितने काम हो सकते हैं वो करो। और एक अटैक उन्होंने शुरू किया है। अटैक है, ताजा अटैक अटैक शिवसेना का एक मुखपत्र है जिसके बारे में आप सबको मालूम है। उसका नाम है सामना। सामना के एडिटर इन चीफ हैं ये माननीय संजय राउत जी, संपादक हैं। तो सामना में संजय राउत ने एक लेख लिखा है और उस लेख में जिक्र किया है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में बातचीत बंद हो गई है। उनका कहना है कि कई सप्ताह से, बल्कि जब से सरकार बनी है उसके एक दो सप्ताह के बाद से देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के एक जो दो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उसमें एक सीएम जो हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ये किसके हवाले से इन्होंने कहा है? इन्होंने हवाला दिया है एक शिवसेना शिंदे गुट के या शिवसेना उद्धव गुट के एक किसी एमएलए के हवाले से कि फ्लाइट में उनकी मुलाकात हुई है शिवसेना शिंदे गुट के किसी एमएलए से। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि साहब, एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपमान का घूंट पी करके डिप्टी सीएम बने हुए हैं और एकनाथ शिंदे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। जिस नाम पर उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, वो कुर्सी अब उनके साथ हाथ से खिसक गई है। और एकनाथ शिंदे उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुजर रहे हैं। मतलब शिवसेना उद्धव का गुट और उसके जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे को यही एहसास हुआ था जब अलायंस तोड़ करके वो महाविकास अघाड़ी में गए थे और वहां वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ जिससे उनकी पार्टी टूटी, और पार्टी टूटने के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया ली, तो उनको ये अफसोस होता रहा कि मैंने ये काम क्यों किया, मैंने बीजेपी को क्यों दगा दे दिया। बेहतर होता कि हम बीजेपी के ही साथ रहते, और अगर हम 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो इससे तो बेहतर होता कि मैं ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देता, जिसके बारे में चर्चा पहले चल रही थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो मैंने ये गलती क्यों की? मैं ही चाहता तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखता और एक सुपर कमांड जो हमारे पिताजी चलाते थे उसी तरीके से सुपर कमांड हम चलाते रहते। तो जिस पश्चाताप में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अभी गुजर रहे हैं, उसी पश्चाताप में शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रमुख श्रीमान एकनाथ शिंदे गुजर रहे हैं। ये कहना है संजय राउत जी का, किसी और ने नहीं कहा है, लेकिन ये संजय राउत जी कह रहे हैं। किसके कहने पर साहब? तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के किसी विधायक के कहने पर, और उनकी मुलाकात फ्लाइट में हुई। हो सकता, जाहिर है मुंबई दिल्ली के फ्लाइट में हुई होगी, या पुणे मुंबई के फ्लाइट में हुई होगी, या नागपुर मुंबई के फ्लाइट में हुई होगी।
जहां किसी भी फ्लाइट में हुई होगी, विदेश जाने में भी हो सकता है डावोस की यात्रा कर रहे हो आजकल वो, किसी भी फ्लाइट में हुई हो, लेकिन फ्लाइट की मुलाकात का हवाला देते हुए संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि पश्चाताप की आग में जल रहे हैं एकनाथ शिंदे कि मैंने पार्टी क्यों तोड़ी। अब देखिए, संजय राउत साहब कह रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि यही अगर हश्र होना था मेरा डिप्टी सीएम का, तो बेहतर होता कि हम शिवसेना उद्धव के साथ रहते, उद्धव जी के साथ रहते और वो भी हमको मुख्यमंत्री बना सकते थे। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो डिप्टी सीएम बना देते। तो ये एमएलए जी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी पश्चाताप में चल रहे हैं और संजय राउत जी कह रहे हैं अपने तरफ से कि इधर उद्धव ठाकरे भी पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। कौन सी पश्चाताप भाई? कि बेहतर होता कि हम भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहते, अलायंस तोड़ करके हम महाअघाड़ी में आने से हमको बहुत नुकसान हुआ, 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहे और अब तो हमारी सत्ता भी चली गई, पार्टी भी टूट गई और हमारी पार्टी अब किसी लायक नहीं बची है कि अगले 5 साल में वो करेगी क्या। और मुंबई महानगर पालिका चुनाव की जो स्थिति है, अगर उसमें मेरा सुपड़ा साफ हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और इसी पश्चाताप में दिन रात वो चिंतित हैं, इसी चिंता में काजी दुबले होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि काजी जी दुबले क्यों? तो काजी जी दुबले इसलिए क्योंकि दुनिया की चिंता सता रही है। लेकिन इस काजी को दुनिया की चिंता नहीं सता रही है, इस काजी को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता सता रही है कि हमारा हश्र क्या था, क्या से क्या हो गया, हम कहां थे और कहां पहुंच गए। अब हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हम पूरी तरह से मटिया मेट हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन संजय राउत साहब कह रहे हैं दूसरी कहानी साहब। संजय राउत कह रहे हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अभी इनके लिए कबाब में हड्डी बना हुआ है। जो कबाब ये खाना चाहते हैं मिल करके देवेंद्र फडणवीस के साथ, क्योंकि स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाए, एकनाथ शिंदे से रिश्ते कमजोर हो जाएं, अजित पवार से उनके रिश्ते कमजोर हो जाएं, तो अपने बेटे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे फौरन समझौता कर लेंगे और तब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर होगी और उनका सहयोग ले लेगी। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे, उनका बेटा आदित्य ठाकरे ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपने अलाई के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और खास तौर से एकनाथ शिंदे जी के साथ उनका रिश्ता तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अजित पवार से भी उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अजित पवार से रिश्ता खराब होने के कोई आधार भी नहीं दे रहा है। दोनों चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं साहब। आपको याद होगा कि सुबह सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री का शपथ अजित पवार ने ही लिया था और बीजेपी के समर्थन से लिया था। तो इनको भी लगता है कि कुछ घंटे के मुख्यमंत्री हम बन के रह गए। मन में कसक तो है ही कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते, इसके लिए तिक्रम भी करते रहे वो, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, जो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे, जितनी देर तक, जितने कार्यकाल तक, जितने समय तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, उतने ही समय तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे महाराष्ट्र के। तो बराबरी हो गई एक प्रकार से, जितने दिन तुम रहो उतने दिन हम भी रहे। तो अब इनको ये लग रहा है कि भाई हम तो नेचुरल क्लेमेंट थे मुख्यमंत्री के, हमारी कुर्सी इन लोगों ने छीन ली। और क्यों छीन ली? अब वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने चुनाव में, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री थे, वो आगे से कमान संभाल रहे थे, इसलिए उनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी। तो उनका कहना है संजय राउत जी का कि एकनाथ शिंदे ने चुनाव में बहुत धन लगाए, बहुत पैसे खर्च किए गए और उनको इस बात का अफसोस है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं पा सके, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। किनको साहब? एकनाथ शिंदे को। और एकनाथ शिंदे इस अपमान को पचा नहीं पाए, जबकि बात ऐसी है नहीं। एकनाथ शिंदे को कोई दर्द नहीं हो रहा है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, ये बात आप जरूर कह सकते हैं
कि जो एक बार मुख्यमंत्री रहा है वो दूसरे मुख्यमंत्री के कैबिनेट में डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, तो वो ये कई बार थोड़ा-सा खुद ही खुद ही की नजर में, लोगों को लगे ना लगे, लेकिन खुद ही की नजर में कि साहब हम तो शेर थे, हम तो मुख्यमंत्री थे, अब हम बिल्ली कैसे बनेंगे, शेर के साथ कैसे रहेंगे। तो ये फीलिंग खुद ही लोगों में जो आती है, तो शायद हो सकता है कि इस सिंड्रोम के शिकार एकनाथ शिंदे भी हों और अजित पवार भी हों। अजित पवार भी उम्र में बड़े हैं देवेंद्र फडणवीस से, एकनाथ शिंदे भी उम्र में बड़े हैं देवेंद्र फडणवीस से। तो एक अपेक्षाकृत यंग लीडर उनका नेता बना हुआ है, उनका बॉस बना हुआ है, तो ये जाहिर है उम्र का भी तकाजा है कि वो इस बात को स्वीकार न करें। और ये उम्र के तकाजे की वजह से भी ये दोनों नेता देवेंद्र फडणवीस को बॉस स्वीकार करने में मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बाहर बाहर उनकी मजबूरी है, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा साहब, लेकिन मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो संजय राउत ये फैलाने में लग गए हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रिश्ते खराब हैं। ठीक है, अगर एक पल के लिए मान भी लें कि रिश्ते खराब हैं, उससे उद्धव ठाकरे की सेहत पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इनकी इच्छा है कि आपने एकनाथ शिंदे को क्यों ले लिया, अब मैं ही खुद आने के लिए तैयार हूं। आप नकली शिवसेना को लिए हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया, जनता ने कह दिया, तीनों ने कह दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे है। किसी बाप का बेटा होने से और बाप के पार्टी की शुरुआत करने से बेटा क्लेमेंट हो जाता है और असली शिवसैनिक हो जाता है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी जिसे बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था और सीईओ बन गए थे बाला साहब ठाकरे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह बना दिया था उद्धव ठाकरे को। ऐसा नहीं था कि अब सीईओ नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो सीईओ बनने जा रहे हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए जा रहे हैं या मालिक बनने के लिए जा रहे हैं या चेयरमैन बनने के लिए जा रहे हैं। तो शिवसेना के चेयरमैन का स्वाभाविक ये जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक राजनीतिक पार्टी थी और उसमें लोगों की हिस्सेदारी थी। लोगों की हिस्सेदारी की वजह से वो राजनीतिक पार्टी जिसे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ रहे हैं, ये जो समझ उनके अंदर पैदा हुई वो इसलिए पैदा हुई कि लोगों का बहुत भरपूर समर्थन था। लोगों के समर्थन की वजह से उनकी पार्टी उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नजर आने लगी। अगर लोग उनको समर्थन नहीं करते तो ये उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनको वो समझ रहे हैं वो राजनीतिक पार्टी ही समझते। उनको लगता कि राजनीति में लोगों के समर्थन का महत्व क्या है। अगर लोग समर्थन नहीं करेंगे तो उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। और आज उनको इस बात का पता चल रहा है कि लोगों ने उनको समर्थन नहीं किया पिछले विधानसभा चुनाव में, तो अब उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी भी खत्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खत्म। जिस पार्टी पर वो अपना हक जमा रहे थे वो पार्टी भी खत्म और जिस पार्टी को वो कंपनी समझ बैठे थे वो कंपनी भी खत्म। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खत्म हो गई उद्धव ठाकरे की। लेकिन संजय राउत कहने में लगे हुए हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे तो नकली शिवसेना है और नकली शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का तकरार चल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी असली शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, उसकी तरफ मुखातिब होने वाली है। माफ कीजिएगा, या हो सकती है। संजय राउत ये कहने में लग गए हैं कि जो असली शिवसेना है उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी को झुकना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए? क्योंकि 5 फरवरी परसों सुनवाई, और सुनवाई में अगर कुछ हुआ तो बेटा जेल जाएगा। अब बाप बेटा की चमचागिरी इनको करनी है जनाब को, तो चमचागिरी में ये सारी सीमा तोड़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा? 2 बातें होंगी ये इस आलेख से। एक तो शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। दूसरा, अपने आका में खुशी की लहर लहर दौड़ाई जा सकती है। किनमें? उद्धव ठाकरे में और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे में, कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं काम पर लगा हूं, मैं ऐसे काम पर लगा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में तकरार बढ़ जाए, वो खाई बढ़ जाए, दुश्मनी की खाई बढ़ जाए। दुश्मनी है नहीं, लेकिन ये दुश्मनी, एक तो दुश्मनी पहले कराएं और फिर दूसरी खाई को बढ़ाएं। दोनों का जिम्मेदारी जो है ये हमारे माननीय इन्होंने ले लिया है, संजय राउत साहब ने। तो ये खबर फैला रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तकरार हो रहा है। और दूसरे तरफ
कह रहे हैं कि अजित पवार से भी संबंध अच्छे नहीं है देवेंद्र फडणवीस के। अरे भाई, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ये दोनों भी अगर चाहें कि हम चले जाते हैं और आपकी महाविकास अघाड़ी का अलायंस कर लें, तो भी 125 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगा और चाहिए सीट 144। उसके करीब है भारतीय जनता पार्टी 132। अब 8-4-12 सीट सिर्फ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 45 चाहिए, 144 पर टाई हो जाता है। 145 सीट चाहिए तो 13 सीट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 13 सीट तो साहब कांग्रेस टूट जाएगी। 13 सीट तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की टूट जाएगी। 13 सीट चाहें तो शरद पवार की एनसीपी टूट जाएगी, जबकि शरद पवार को 13 सीट है भी नहीं। कांग्रेस टूटने के लिए इंतजार में बैठी हुई है, जिनकी 16 सीटें हैं। कांग्रेस टूट सकती है। शिवसेना उद्धव की जो 20 सीटें हैं उसमें से टूटने के लिए तैयार हैं। 12 तो विधायक उनके संपर्क में थे और आप याद कीजिए, यही फिर 12-13 का फिर आंकड़ा आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं शिवसेना के। क्यों 12 विधायक संपर्क में? एक तो 2/3 मेजोरिटी हो जाती है, 20 में 12। 20 में अगर 12 विधायक तोड़ करके जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू नहीं होगा तो इनकी जो ये है वैध मानी जाएगी, सदस्यता वैध मानी जाएगी विधानसभा में, और सदस्यता वैध मानी जाएगी, वो पार्टी में विलय भी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा और वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार हो सकते हैं, और तब भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित 13 सीट की है आवश्यकता है, उसमें से 12 तो अकेले शिवसेना उद्धव से मिल जाएंगे, 1 सीट कहीं से भी आ जाएगा साहब। तो वो अगर शिवसेना उद्धव की पार्टी टूटेगी तो न सिर्फ टूटेगी, बल्कि उनके सारे विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ को धता बताते हुए, एंटी डिफेक्शन लॉ की सीमा को क्रॉस करते हुए, उसको लांघते हुए भारतीय जनता पार्टी में विलय कर सकती है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरकार बनने के पहले ही कह रहे थे कि 12 विधायक हमारे संपर्क में है। बाद में एक आध दो जगह देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ये सब तो चलते ही रहता है, वो हमसे मिलते ही रहते हैं, शिवसेना उद्धव के लोग और शरद पवार की पार्टी के भी लोग, कांग्रेस के भी लोग मिलते रहते हैं। हम मुख्यमंत्री हैं तो हमसे मिलना जुलना तो होता ही है। अरे साहब, सिर्फ मिलना जुलना नहीं होता, उसमें राजनीतिक मुलाकात भी होती है। तो ये राजनीतिक मुलाकात भी चलना शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को 13 विधायक के लिए अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो कि असली शिवसेना है और जिसको जनता ने भी मुहर लगा दिया, लोकसभा में भी उनको डायरेक्ट 1-on-1 फाइट में 7 जगहों पर एकनाथ शिंदे और उद्धव की पार्टी आमने सामने थी और 7 सीटों पर एकनाथ शिंदे को मुकाबला में जीत मिली, सफलता मिली। ऐसी परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इन दोनों के बगैर भी सरकार में बनी रह सकती है, क्योंकि वो पार्टी तोड़ देगी और पार्टी आज नहीं तो कल टूटेगी। अदालत का फैसला आने दीजिए, एक बार जरा पुत्र को जेल जाने दीजिए या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होने दीजिए। शिवसेना उद्धव की पार्टी टूटने के लिए एकदम से कगार पर बैठी हुई है। उनकी पार्टी टूटेगी ही टूटेगी। हो सकता है मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले ही उनकी पार्टी टूट जाए। ये जो शिगुफा छोड़े जा रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत उनकी नहीं होगी, इसके पहले ही उनकी पार्टी टूट जाए। कांग्रेस एक तरफ साफ साफ अब कह रही है कि अब उस महाविकास अघाड़ी का कोई मतलब नहीं है। शिवसेना उद्धव पहले ही कह चुका था हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम अब महानगर मुंबई नगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो वो भी ये कह रही है, शिवसेना उद्धव की पार्टी भी कह रही है। तो महाविकास अघाड़ी अब खत्म हो चुका है। शरद पवार ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। अब ये सामना में लेख लिख करके आदित्य ठाकरे को बचाने की जो बार बार कोशिश हो रही है 5 फरवरी के पहले, वो सारी कोशिशें एक प्रकार से नाकाम होने जा रही है। हमें पुख्ता जानकारी मिली है, जो वकील साहब लोग तैयारी कर रहे हैं,
उस दिन 5 फरवरी को ये दलील बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और श्रीमान आलोक आराधे जी ने इस विषय को बिल्कुल इज्जत का विषय बना लिया है, नाक का विषय बना लिया है। और अभी जो मुंबई में सैफ अली खान और करीना का जो वाकया हुआ है, उसके बाद से तो समझिए कि अदालत पूरी तरह से संवेदनशील हो गई है। इस तरह के किसी मुद्दे को वो हल्के में नहीं लेंगे और अदालत का आप समझिए कि हथौड़ा निश्चित रूप से चलेगा। मैंने जब अपने वकील साहब से, अपने मित्रों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम 5 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। 5 फरवरी को अदालत का जो रुख है अभी तक, वो बहुत ही सकारात्मक है। अदालत चाहती है कि सुशांत और दिशा के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मैंने जैसा आपको बताया था कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग है। संजय राउत आलोचना कर रहे हैं अमित शाह की कि उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा और अमित शाह ने ही धोखा दिया उद्धव ठाकरे को और उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, वरना तो 2019 में हमारा प्री अलायंस था। जिस धोखे की चर्चा जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे थे, तथाकथित शंकराचार्य। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने दिया 2019 में, और इस बार जो हमारी पार्टी को तोड़ा गया है वो अमित शाह के ही निशाने पर तोड़ा गया है। अरे साहब, अमित शाह के निशाने पर तोड़ा गया, अमित शाह तोड़ेंगे ही, नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे ही, देवेंद्र फडणवीस तोड़ेंगे ही, आपको कमजोर करेंगे ही। सवाल है कि आपके विधायक टूटने के लिए क्यों बैठे हैं? तो ये आरोप अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर लगाने के बजाय अपनी पार्टी को ठीक कर लेते, अपने पार्टी पर अपने नेतृत्व का प्रभाव कुछ तो दिखाते। आपके नेतृत्व पर आपके पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को भरोसा नहीं है और अब आपके ऊपर पूरी तरह से शक हो गई है कि अब आप पार्टी को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों के जेल जाने की स्थिति है, उद्धव ठाकरे पालघर में भी जा सकते हैं, कोविड का जो घोटाला हुआ उसमें जा सकते हैं, आदित्य ठाकरे जा सकते हैं। आदित्य ठाकरे के ऊपर तो पूरी सुनवाई हो रही है, तो ये दोनों के ऊपर तलवार लटकी हुई है साहब। ये कभी भी जेल जा सकते हैं और इनको जेल जाने से अब कोई रोक नहीं रहा है। स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जेल तो इनको जाना ही पड़ेगा। संजय राउत जो ये कहानी लिख रहे हैं सामना में कि साहब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में बातचीत बंद हो गई है, उसका लब्बो-लुआब सिर्फ इतना है कि ये बातचीत बंद ना हो बल्कि और बंद हो जाए। उनके ये मन की इच्छा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में तकरार बढ़े और एकनाथ शिंदे रूठ करके अलायंस छोड़ दे। कभी ऐसा होने वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे को हासिल क्या होगा? अभी अगला 5 साल ना तो विधानसभा के चुनाव होने हैं, ना ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी को ये लगे कि ये साथ छोड़ने वाले हैं। ऐसा कोई कदम उठने वाला नहीं है। तो सवाल है कि इस तरह का शिगूफा क्यों चल रहा है? सिर्फ इसलिए चल रहा है कि 5 फरवरी के पहले कोई ना कोई जुगत लगाया जाए, कोई ना कोई तरकीब लगाया जाए और ये तकरार बढ़ाया जाए ताकि हमारी दोस्ती, शिवसेना उद्धव की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना उद्धव की आवश्यकता महसूस हो। ये लेख लिख करके जताने की कोशिश हो रही है। ऐसी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी कोशिशें नाकाम होंगी। एक दिन का और है, कल भी हम आपको कुछ अपडेट लेकर के आएंगे और परसों तो पूरी सुनवाई हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या हुआ है। तो आज इतना ही, आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।